नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। वो प्रक्रिया जिसने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। जी। हमारे पास जो नोट्स और ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इतना बड़ा दस्तावेज कैसे बना, कौन सी अहम घटनाएं हुई और किन लोगों ने इसे आकार दिया। अक्सर हम संविधान की बातें तो करते हैं, पर ये बना कैसे, क्या एकदम से हो गया? चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। क्या आप ये पता है कि संविधान सभा का विचार पहली बार कब और किसने रखा, या इस पूरे काम में कितना वक्त लगा? ये सवाल वाकई दिलचस्प है। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। जी। संविधान सभा की जरूरत ये महसूस कब हुई? हमारे स्रोत बताते हैं कि पहली एक दबी हुई सी आवाज 1895 में बाल गंगाधर तिलक की थी। हाँ, 1895। ये तो आजादी के संघर्ष के बहुत शुरुआत के दिनों की बात है। बिल्कुल। उस वक्त ऐसा विचार आना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। हाँ। तिलक की मांग एक तरह से वो जो स्वराज की व्यापक भावना थी उसका हिस्सा थी। एक अनौपचारिक इच्छा कि भारतीय अपने नियम खुद बनाए। अच्छा। लेकिन इसे एक संगठित, एक औपचारिक मांग बनने में समय लगा। अगर हम एक व्यवस्थित संविधान सभा की स्पष्ट और लिखित मांग की बात करें, हाँ। तो इसका श्रेय जाता है 1934 में एम.एन. रॉय को, मानवेंद्रनाथ रॉय। एम.एन. रॉय 1934। जी। ये वो दौर था जब साइमन कमीशन के बाद भारतीयों में स्वशासन की मांग और तेज हो रही थी। और रॉय ने एक ठोस प्रस्ताव रखा कि भाई भारतीयों को अपनी किस्मत तय करने के लिए एक संविधान सभा बनानी चाहिए। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक कार्यक्रम की तरह पेश किया गया था। अच्छा, तो तिलक की वो शुरुआती सोच से लेकर रॉय की इस औपचारिक मांग तक ये विचार धीरे धीरे मजबूत हुआ। जी हाँ। लेकिन विचार से हकीकत तक का सफर, ये कैसे तय हुआ? संविधान सभा बनी कब असल में? ये हकीकत बनी जुलाई 1946 में, वो भी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन 1946। हाँ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन पर दबाव बढ़ रहा था कि वो भारत को सत्ता सौंपे, और कैबिनेट मिशन इसी प्रक्रिया को तय करने आया था। अच्छा। और इसी योजना के तहत फिर संविधान सभा के चुनाव हुए और उसका गठन हुआ। ये वो कह सकते हैं निर्णायक पल था जब संविधान निर्माण का काम संस्थागत रूप से शुरू हुआ। और गठन के बाद इसकी पहली बैठक, हमारे नोट्स कहते हैं 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में। जी, 9 दिसंबर 1946। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसके पहले अध्यक्ष स्थायी नहीं थे। हाँ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसकी कोई खास वजह थी? हाँ, ये एक स्थापित संसदीय परंपरा है, खासकर जब कोई नई सभा पहली बार मिलती है। अक्सर सदन के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हें अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर जिसे कहते हैं चुना जाता है। अच्छा। ताकि वो स्थायी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करा सके। डॉक्टर सिन्हा उस समय सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। ठीक है। तो ये एक तरह से सभा को व्यवस्थित ढंग से शुरू करने का तरीका था। समझा। तो स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, ठीक 2 दिन बाद ही। 2 दिन बाद? हाँ, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और ये चुनाव सभा की गंभीरता और उसके दीर्घकालिक इरादों को दिखाता था। डॉक्टर प्रसाद की अध्यक्षता ने सभा को एक स्थिरता और दिशा दी। चलिए अब सभा की बनावट पर आते हैं। इसकी संरचना कैसी थी? ये जानना महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन लोग शामिल थे। शुरुआत में कुल कितने सदस्य थे और वे कहां से आए थे? शुरुआती संरचना काफी कह सकते हैं जटिल और व्यापक थी। वो उस समय के भारत की राजनीतिक सच्चाई को दर्शाती थी। अच्छा। कुल 389 सदस्य निर्धारित थे। 389? हाँ, 389। इनमें से 292 सदस्य तो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से चुने जाने थे जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था। ठीक है। 93 सीटें देसी रियासतों के लिए रखी गई थी। वहां के शासकों को अपने प्रतिनिधि मनोनीत करने थे, नॉमिनेट करने थे। मनोनीत, हाँ। और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आने थे। ये छोटे प्रांत थे जो सीधे केंद्र सरकार देखती थी, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये तो काफी विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व लगता है। चुने हुए भी, मनोनीत भी, ब्रिटिश भारत से भी, रियासतों से भी। बिल्कुल। और हमारे नोट्स में एक खास जिक्र है, इसमें 15 महिला सदस्य भी थीं। जी हाँ। उस दौर के लिहाज से ये संख्या शायद कम लगे, लेकिन उनका होना ही कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। निश्चित रूप से 15 महिला सदस्यों का होना
उस समय के सामाजिक राजनीतिक माहौल में एक बहुत बड़ा और मैं कहूँगा प्रगतिशील कदम था। ये महिलाएं अलग अलग पृष्ठभूमि से थीं और उन्होंने संविधान निर्माण की बहसों में काफी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। अच्छा। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं बल्कि सामाजिक समावेश की भी नींव रख रहे थे। कुल मिलाकर ये संरचना ही अपने आप में एक चुनौती थी। इतने अलग अलग हितों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाना और फिर एक साझा संविधान पर सहमत कराना, ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, देश का विभाजन। हाँ, विभाजन। इसका संविधान सभा पर क्या और कैसे असर पड़ा? जाहिर है भूगोल बदला तो सभा की संरचना भी बदली होगी। विभाजन का असर बहुत गहरा था और फौरी था, तत्काल। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान बना, तो वो इलाके जो पाकिस्तान में चले गए, हाँ, जैसे पश्चिमी पंजाब, सिंध, पूर्वी बंगाल, बलूचिस्तान, इनके प्रतिनिधि अब भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रह सकते थे। जाहिर है। इसलिए 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का औपचारिक रूप से पुनर्गठन किया गया। तो सदस्यों की संख्या पर क्या फर्क पड़ा? संख्या काफी कम हो गई। पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई। 389 से 299। जी हाँ, इसमें अब ब्रिटिश प्रांतों, जिन्हें अब भारतीय प्रांत कहा गया, उनके 229 प्रतिनिधि थे। अच्छा। और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 70 रह गई थी। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो हमारे नोट्स में है। विभाजन और पुनर्गठन की इस पूरे उथल-पुथल के बाद भी महिला सदस्यों की संख्या 15 ही बनी रही। हाँ, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। क्या स्रोतों में इसका कोई कारण बताया गया है या ये केवल एक संयोग था? देखिए, स्रोतों में इसका कोई सीधा कारण स्पष्ट रूप से शायद ना मिले, लेकिन ये संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि जो महिला सदस्य थीं, वे मुख्य रूप से उन प्रांतों और रियासतों से थीं जो भारत का हिस्सा बनी रही। अच्छा, ये हो सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि विभाजन के बावजूद महिला प्रतिनिधित्व को बनाए रखने का प्रयास जारी रहा। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो पुनर्गठित सभा थी, वो पूरी तरह से स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने पर केंद्रित थी। हाँ। और विभाजन से जो नई सच्चाइयां सामने आई, जैसे अल्पसंख्यक सुरक्षा का सवाल, केंद्र राज्य संबंध कैसे होंगे, शरणार्थियों की समस्या, इन सब ने संविधान निर्माण की जो प्राथमिकताएं थीं, उनको भी प्रभावित किया। ठीक है, तो सभा पुनर्गठित हो गई और स्वतंत्र भारत के लिए काम कर रही थी। अब आते हैं उस काम के सबसे अहम हिस्से पर, संविधान का मसौदा तैयार करना। जी। इसके लिए प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ये कब बनी और इसकी भूमिका क्या थी? संविधान का जो वास्तविक लिखित प्रारूप था, उसको तैयार करने का जिम्मा इसी समिति का था। इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, यानी आजादी के ठीक 2 हफ्ते बाद। अच्छा, आजादी के तुरंत बाद? जी हाँ, ये शायद संविधान निर्माण प्रक्रिया की सबसे जानी मानी और महत्वपूर्ण समिति है। इसका काम था भाई, जो अलग अलग स्रोतों से विचार आए हैं, जो दूसरी समितियों ने सिफारिशें दी हैं, सभा में जो बहसें हुई हैं, हाँ, उन सब के आधार पर संविधान का एक सुसंगत और विस्तृत मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार करना। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान के पिता या जनक के रूप में जानते हैं। बिल्कुल। हमारे नोट्स बताते हैं कि इसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा और कौन लोग थे इस बेहद महत्वपूर्ण समिति में? डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ये समिति एक तरह से पावर हाउस की तरह थी। इसमें कानून और प्रशासन के बेहतरीन दिमाग शामिल थे। अच्छा। उनके अलावा थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, जो एक बहुत प्रतिष्ठित विधिवेत्ता थे। एन गोपालास्वामी अयंगर, वो एक अनुभवी प्रशासक थे, जम्मू कश्मीर मामलों के भी जानकार थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी, वकील, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, असम से एक प्रमुख वकील थे और मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जो विभाजन के बाद भारत में रहे। अच्छा। फिर थे एन माधवराव, इन्होंने बी.एल. मित्तर की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। राव भी एक अनुभवी प्रशासक थे। और टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने डी.पी. खेतान की जगह ली थी, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी। कृष्णमाचारी एक उद्यमी और कांग्रेस नेता थे। तो ये 7 सदस्य अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और उन्होंने मिलकर संविधान के इस जटिल प्रारूप को अंतिम रूप दिया। यहाँ एक और नाम का जिक्र अक्सर आता है, बी.एन. राव। वो प्रारूप समिति के सदस्य तो नहीं थे, फिर उनकी क्या भूमिका थी? नोट्स उन्हें संवैधानिक सलाहकार बताते हैं। बी.एन. राव यानी बेनेगल नरसिंह राव, उनकी भूमिका पर्दे के पीछे की थी, लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण। अच्छा जी, वो एक बहुत अनुभवी आईसीएस अधिकारी, विधिवेत्ता और राजनयिक थे। उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था।
प्रारूप समिति के सदस्य ना होते हुए भी असल में उन्होंने ही दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके वो जो बैकग्राउंड मटेरियल होता है ना, हाँ। और संविधान का पहला कच्चा मसौदा वो उन्होंने ही तैयार किया था। ओह जी। और इसी मसौदे पर फिर प्रारूप समिति ने काम शुरू किया और उसमें संशोधन और विस्तार किया। उनके ज्ञान और शोध ने प्रारूप समिति का काम बहुत आसान कर दिया था। उन्हें अक्सर संविधान सभा का मुख्य वास्तुकार भी कहा जाता है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर ज्यादा जाने जाते हैं। ये तो बहुत अहम जानकारी है। तो प्रारूप समिति मुख्य मसौदा तैयार कर रही थी, लेकिन संविधान तो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे विषय होते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या सारे विषयों पर यही समिति काम कर रही थी या और भी समितियां थीं? बेबी, काम बहुत बड़ा था तो इसे बांटा गया था। प्रारूप समिति के अलावा कई और प्रमुख समितियां थीं जो संविधान के अलग अलग पहलुओं पर काम कर रही थीं। अच्छा। ये समितियां अपनी सिफारिशें देती थीं, जिन पर फिर प्रारूप समिति विचार करती थी। कौन सी थी ये प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन थे? हमारे नोट्स में कुछ नाम हैं। हाँ, कुछ प्रमुख समितियां इस प्रकार थी, जैसे संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। इन दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी। जी, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये केंद्र सरकार की शक्तियों और उसके ढांचे से संबंधित थी। नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय था, तो ये जिम्मेदारी उन्हें मिलना स्वाभाविक था। ठीक है। फिर थी प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनका काम प्रांतों के लिए संवैधानिक ढांचा तय करना था। सरदार पटेल? हाँ। और एक और बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण समिति थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही थे। अच्छा, ये भी पटेल के पास? जी। रियासतों के एकीकरण और राष्ट्रीय एकता में उनकी जो भूमिका थी, उसे देखते हुए ये संवेदनशील जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। फिर एक संचालन समिति थी, स्टीयरिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। हाँ। ये समिति सभा की कार्यवाही के नियम और कामकाज देखती थी। और एक झंडा समिति थी, एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग। इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अच्छा। इसी समिति की सिफारिश पर 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। अच्छा, 22 जुलाई 1947 को झंडा अपनाया गया। जी। और ये जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों वाली सलाहकार समिति थी, जो सरदार पटेल के पास थे, क्या इसके तहत भी उप समितियां थीं? ये मुद्दे तो काफी जटिल रहे होंगे। बिल्कुल। सरदार पटेल वाली जो मुख्य सलाहकार समिति थी, उसके तहत कई उप समितियां थीं, ताकि हर पहलू पर गहराई से विचार हो सके। इनमें से दो प्रमुख थीं। एक तो मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कृपलानी जी। और दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। एचसी मुखर्जी जी। ये उप समितियां अपने अपने विषय पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती थीं। वो पहले सलाहकार समिति में जाती थीं, फिर पूरी सभा में उन पर बहस होती थी। यहाँ आकर्षक बात यही है कि संविधान निर्माण के इस विशाल काम को कैसे विशेषज्ञता के आधार पर बांटा गया। हाँ बिल्कुल। हर समिति और उप समिति ने अपनी रिपोर्टें दी, उन पर खुलकर बहस हुई, संशोधन सुझाए गए और फिर एक आम सहमति बनाने का प्रयास किया गया। ये पूरी प्रक्रिया बेहद विस्तृत और विचार विमर्श वाली थी। ये वाकई एक विशाल और जटिल प्रक्रिया लगती है। तो इस पूरे काम में मतलब सभी समितियों की रिपोर्टों पर विचार, मसौदे पे बहस, संशोधन, कुल कितना समय लग गया? संविधान सभा को अपना काम पूरा करने में ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन? जी हाँ। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। हाँ। और संविधान का अंतिम प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया और इसी दिन संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकार मतलब अडॉप्ट कर लिया गया। 26 नवंबर 1949, ये तारीख तो अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि हमारे नोट्स में भी उल्लेख है, ये 2015 से शुरू हुआ। हाँ, 2015 से। लेकिन हम गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं, जब संविधान लागू हुआ। जी। जब ये नवंबर में ही तैयार हो गया था, तो ये 2 महीने का इंतजार क्यों? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इसकी एक ऐतिहासिक वजह है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार और अधिनियमित यानी इनैक्ट तो कर लिया गया था और कुछ अनुच्छेद जैसे नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद और कुछ अस्थायी प्रावधानों से जुड़े अनुच्छेद वो उसी दिन लागू भी हो गए थे। अच्छा, कुछ हिस्से उसी दिन लागू हो गए थे। हाँ, तुरंत। लेकिन संविधान का जो मुख्य भाग था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
ऐसा इसलिए क्योंकि 26 जनवरी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक खास महत्व था। क्या महत्व था? 1930 में इसी दिन लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। हाँ, पूर्ण स्वराज दिवस। जी, और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो उसी ऐतिहासिक दिन की याद को स्थायी बनाने के लिए, संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। अच्छा। और इसी दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। और ये जो संविधान का मसौदा प्रारूप समिति ने बनाया, उस पर बहस कितनी हुई? नोट्स में जिक्र है कि संविधान का वाचन यानी रीडिंग्स 3 चरणों में हुआ और इस पर कुल 114 दिन बहस चली। हाँ, इसका क्या मतलब है? 114 दिन बहस? जी, 114 दिन। देखिए, प्रारूप समिति ने जो मसौदा फरवरी 1948 में पेश किया, उस पर महीनों तक देश भर में चर्चा हुई। लोगों ने सुझाव दिए, आलोचनाएं की। इन सब पर विचार करने के बाद एक संशोधित मसौदा सभा में पेश किया गया। फिर इस मसौदे पर 3 वाचन हुए। 3 वाचन? हाँ, पहला वाचन जो था उसमें मसौदे को सभा में बस पेश किया गया और सामान्य चर्चा हुई। जी। दूसरा वाचन सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण चरण था। अच्छा। इसमें मसौदे के हर खंड पर, हर क्लॉज पर बारी-बारी से विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों ने हजारों संशोधन पेश किए। हजारों? हाँ, हजारों संशोधन, जिनमें से कई स्वीकार भी किए गए। यहीं पर संविधान के हर प्रावधान की गहन जांच परख हुई। फिर तीसरा वाचन हुआ, जिसमें अंतिम रूप दिए गए मसौदे को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया और उस पर बहस हुई। और अंततः 26 नवंबर 1949 को इसे पारित कर दिया गया। तो इन तीनों वाचनों के दौरान कुल 114 दिन सभा में सिर्फ और सिर्फ संविधान के मसौदे पर बहस हुई। बाप रे! ये दिखाता है कि हर शब्द, हर प्रावधान पर कितनी गंभीरता और गहराई से विचार विमर्श किया गया था। ये कोई जल्दबाजी में तैयार किया गया दस्तावेज नहीं था। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को समेटे, ये सफर 1895 की एक सोच से शुरू होकर 1934 की औपचारिक मांग, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत सभा का गठन, हाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता, विभाजन का सामना करते हुए पुनर्गठन, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति और बाकी समितियों का वो अथक परिश्रम। जी हाँ। 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत, 114 दिनों की गहन बहस और अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाना और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करना। ये तो वाकई भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने की एक महागाथा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ तारीखों और नामों का लेखा-जोखा नहीं है। ये उस असाधारण राजनीतिक इच्छाशक्ति, बौद्धिक क्षमता और आपसी सामंजस्य का प्रमाण है जो उस पीढ़ी के नेताओं ने दिखाया। यहाँ ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी से आजाद हुआ था, जो विभाजन की त्रासदी से गुजार रहा था, जहां करोड़ों लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे थे, हाँ। जहां सैकड़ों भाषाएं और हजारों मान्यताएं थीं, उस देश के लगभग 300 प्रतिनिधियों ने कैसे आपसी मतभेदों, बहसों, असहमतियों और अंततः समझौतों के जरिए एक ऐसे दस्तावेज पर सहमति बनाई जो आज भी हमारी दिशा तय करता है। सच में ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उन बंद कमरों में, सभा के पटल पर किन जटिल बहसों, किन सिद्धांतों की टक्कर और किन व्यावहारिक समाधानों से गुजरना पड़ा होगा। ये संविधान महज एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि भारत के लोगों की सामूहिक इच्छा, उनकी आकांक्षाओं और भविष्य के सपनों का प्रतीक है। वाकई संविधान निर्माण की ये कहानी सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि ये प्रेरणा का भी स्रोत है। आशा है कि इस विस्तृत पड़ताल से संविधान बनने की प्रक्रिया और इसके पीछे के प्रयासों की एक गहरी समझ बनी होगी।